हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है पित्त की थैली में पथरी, उसके लक्षण, उसके उपचार, उसकी डायग्नोसिस कैसे करें और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा, एमएस, जनरल सर्जन। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो गॉल ब्लैडर है वो जस्ट लिवर के बिल्कुल नीचे की तरफ चिपका हुआ है। इसमें लिवर, स्टोमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडिनम को शो किया गया है। ये जो दूसरा पिक आया है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर, पहले पिक में एम्प्टी गॉल ब्लैडर, उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोन और फिर कुछ स्टोन जो कॉमन डक्ट में आ जाते हैं, सिस्टिक डक्ट में आ जाती है। ये कॉमन डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और इन सबको समझने के लिए एक बेसिक एनाटमी देख लेते हैं गॉल ब्लैडर की, कि गॉल ब्लैडर की एनाटमी क्या होती है। गॉल ब्लैडर की एनाटमी में जो पार्ट उसके डिवाइड किए गए हैं वो हैं, पहला पार्ट दैट इज़ फंडस, बॉडी, नेक और नेक के पास इनफंडिबुलम, जिसे हार्ट्समैन पोंच के नाम से भी जाना जाता है। और हार्ट्समैन पोंच में सबसे ज़्यादा स्टोन जाके वहीं पर स्टक कर जाती हैं और स्टोन स्टक हो जाती हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं जो सबसे निचला पार्ट है वो फंडस, फंडस के ऊपर ब्लू कलर में बॉडी को शो किया गया है। बॉडी के ऊपर जो लाइट ग्रीन कलर है वो नेक दिखाया गया है। नेक के पास एक हल्का सा सी शेप में उभार है जिसको इनफंडिबुलम या हार्ट्समैन पोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट ऊपर ये सिस्टिक डक्ट से बनती है। सिस्टिक डक्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट में जाकर जुड़ जाती है। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो जाके लिवर से निकलती है और इंटेस्टाइन में जाके जुड़ती है। आप दूसरी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पूरी एनाटमी जो गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई और आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है से किस तरीके से सिस्टिक डक्ट जुड़ती है। गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट बनाता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में मिलता हुआ पेनक्रियाज के अंदर जाकर पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ वेटर ऑफ एम्पुला, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, इंटेस्टाइन आंतों के फर्स्ट पार्ट के अंदर जाके खुलता है और यहीं से ही सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो आकर इंटेस्टाइन में गिरते हैं और फूड डाइजेशन, खाने को पचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन इस पूरे पाथमर, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट, इस पूरे पाथ पर कहीं भी आकर ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो जॉन्डिस या और अदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स की। गॉल ब्लैडर स्टोन कोई सिम्टम पैदा नहीं करता है जब तक वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। एक बार वो ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो सिम्टम डेवलप करता है। इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं? इसमें पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ लगती हैं, खाना पचने में प्रॉब्लम रहती है, पेट में हैवीनेस सा लगता है, पेट में अफारा सा लगता है और उल्टियाँ लगती हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना जो है वो डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो यदि पड़ा हुआ है तो वो कोई भी परेशानी नहीं करता, लेकिन कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन जो नीचे आ जाता है कॉमन बाइल डक्ट में, तब वो जॉन्डिस भी कर देता है। आपको डॉक्टर को कब जरूर दिखाना चाहिए? डॉक्टर, यदि आपको सीवियर पेन हो, आपको पेन यहाँ पर राइट एब्डोमेन पे सीवियर पेन होगा, पेन हो रहा है और आपको उसके साथ साथ बुखार भी आ गया है, बुखार में आपको शिवरिंग होगी, आपको ठंड लगेगी, दैट मीन्स वहाँ पर इन्फेक्शन चल रहा है और आपकी आँख आप जब देखेंगे तो आपको नीचे जॉन्डिस देखने को मिलेगा। जॉन्डिस का लक्षण ये है कि आपकी जो स्टोन है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गई है। अब हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के क्या क्या कॉजेज होते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के ये सारे कॉजेज होते हैं जो लिखे आ रहे हैं, ये सारे कॉजेज हैं। जैसे आप क्या है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, आपके ब्लड में ज़्यादा बिलिरुबिन हो, या फिर क्या नाम है, जो गॉल ब्लैडर है वो एम्प्टी सही से नहीं हो पा रहा है, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्ट्रेंगुलेट हो जाएगा और वहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब गॉल ब्लैडर स्टोन के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, किन किन को गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा होती है? देखो, 40 से ऊपर, फीमेल पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल लेज़ी रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, और जो हीमोलाइटिक क्या नाम है, हीमोलाइटिक एनीमिया, जो मतलब कि सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसमें ब्लड टूटता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की डायग्नोस कैसे करें।
देखो, इसके लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, ईआरसीपी की जाती है, दैट इज एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी, एमआरसीपी की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। ठीक है दोस्तों, ब्लड टेस्ट में सबसे पहले कॉमन जो ब्लड टेस्ट है वो सीबीसी कराया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ, पेशेंट को स्टोन है। स्टोन होने के बाद हमने डायग्नोस कर लिया कि दैट इज पेशेंट को स्टोन तो है। अब हम कराएंगे उसका ब्लड इन्वेस्टिगेट। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में हम देखते हैं पेशेंट में एचबी कितना है, पेशेंट्स के काउंट्स तो नहीं बढ़े हुए, टीएलसी तो नहीं बढ़ी हुई हैं, उसके काउंट्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। टीएलसी में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सीबीसी में प्लेटलेट देखी जाती है कि प्लेटलेट पेशेंट की कम है, पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। जिसमें प्लेटलेट टूट जाती है उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। प्लेटलेट का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। पेशेंट की एलएफटी कराएंगे, पेशेंट की केएफटी कराएंगे, शुगर, ब्लड शुगर कराएंगे, जिसको आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर उसको चेक कराएंगे। पेशेंट को एलएफटी में एसजीओटी, एसजीपीटी, सीरम बिलिरुबिन, जो टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और ये सारी चीज़ें तो कहीं बढ़ तो नहीं रही हैं। देखो, यदि एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ रही हैं, इसका मतलब पेशेंट सिरोसिस में भी है, पेशेंट को सिरोसिस भी है, पेशेंट के लिवर पे सूजन है। और यदि एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ने के साथ साथ पेशेंट को क्या नाम है, बिलिरुबिन भी बढ़ रहा है, उसका टोटल बिलिरुबिन जो है वो बढ़ रहा है। यदि बिलिरुबिन बढ़ रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को जॉन्डिस भी डेवलप हो रही है। तो जॉन्डिस डेवलप होने के कारण हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता लग जाएगा कि पेशेंट को कहीं जो स्टोन है वो उसके सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट में तो नहीं आ गई। जैसे मैंने पहला बताया था कि यदि कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन आ जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मिलती है। पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं। पेशेंट का क्या नाम है, जो ईआरसीपी बताया, यदि पेशेंट को जो स्टोन है वो कॉमन बाइल डक्ट में आ गई है, मतलब नली में आ गई है, मोटी भाषा में पित्ते से पथरी निकलकर नली में फंस गई है, तो नली में फंसने के लिए पहले पेशेंट की ईआरसीपी करानी जरूरी होती है। ईआरसीपी कराने में पेशेंट को, ईआरसीपी में क्या होता है, ईआरसीपी में थ्रू माउथ से एक कैमरा डाला जाता है जो थ्रू द ओरल कैविटी से पास होता हुआ ईसोफेगस, जो खाने की नली है, खाने की नली को पार करता हुआ वो स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक से वो अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ आंतों में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में एक ओपनिंग होती है जिसे वेटर ऑफ एम्पुला बोलते हैं, वहाँ से जाता हुआ अपना पेनकैटिक डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में जाता है, और जो स्टोन है उसको वहाँ से निकाल देता है। निकालने का मतलब या तो उसको गॉल ब्लैडर में वापस कर देगा, या वो यदि उसे फ्रेजाइल करके उसको निकाल लेगा। ज़्यादातर जो होता है वो क्या करते हैं कि जो स्टोन को पीछे की तरफ धकेल के उसको सीबीडी में से पीछे की तरफ धकेलेंगे और उसको क्या करेंगे, सिस्टिक डक्ट से होते हुए उसको जहाँ तक पॉसिबल है गॉल ब्लैडर में डाल देते हैं। गॉल ब्लैडर में डालने के बाद में आप उसका ऑपरेशन कराएंगे। ऑपरेशन क्या है, जो कोलिसिस्टेक्टमी बोला जाता है, पित्ते को बाहर निकाल देना कोलिसिस्टेक्टमी बोला जाता है। इसमें यह है कि क्या नाम है, आपका जो जॉन्डिस है, जो जॉन्डिस हो गया था स्टोन फंसने की वजह से, वो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। सबसे पहले लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या पित्त की थैली की पथरी दवाइयों से निकल सकती है। देखिए, पित्त की थैली की पथरी जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल की, बाइल की और मिक्स टाइप की होती हैं, है ना। तो जो पित्त की थैली की पथरी है उसका पाथ ऐसा नहीं है कि वो निकल जाए, नॉर्मली निकल सके, जैसे गुर्दे की पथरी का पाथ होता है। रीनल स्टोन का जो पाथ है वो इजीली अपना यूरेथ्रा से बाहर निकल सकता है, लेकिन पित्त की थैली का ऐसा पाथ नहीं है। पित्त की थैली जब तक कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं करती है, जब तक वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। एक बार वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तब वो
इंटेंस पेन करती है, क्योंकि जो सिस्टिक डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है, बाइल निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से एक एक्यूट पेन होता है जिसको गॉल ब्लैडर अटैक बोलते हैं। ये इतना इंटेंस होता है कि जैसे कोई चाकू आपके पेट में मार रहा हो, ये पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए हमको सर्जरी ही करानी पड़ती है। सर्जरी इसलिए करानी पड़ती है क्योंकि जो मैंने बताया है ना, गॉल ब्लैडर का जो पाथ है, फोटोज़ में भी दिखाया है कि जो गॉल ब्लैडर का पाथ है उस पाथ की ही प्रॉब्लम है कि यदि स्टोन निकल कर कॉमन बाइल डक्ट में आ गई, सीबीडी में फंस गई तो जॉन्डिस, वोमिटिंग, और नीचे आ गई तो पेनक्रियाज में फंस गई तो पेनकेटाइटिस, बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो जो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हम करा सकते हैं, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि स्टोन आपकी गॉल ब्लैडर में है, कोई इशू नहीं है, जब तक वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी बाइल के पाथ को, जो बाइल का पाथ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, कोई सिम्टम डेवलप नहीं होगा। यदि वो वहाँ से आके नेक पे आ जाती है तो माइल्ड पेन, नोजिया, वोमिटिंग ये हो सकती है। नेक से आकर यदि वो कंप्लीट ब्लॉक कर दे नेक को, या फिर कंप्लीट सिस्टिक डक्ट में आ जाए, सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर दे, तो कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है। एक्यूट गॉल ब्लैडर पे स्वेलिंग आ सकती है जिसे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या नाम है, यदि वो और आगे चलती है और सिस्टिक डक्ट से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाती है, तो कॉमन बाइल डक्ट में आने पर पेशेंट को वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग मिलेंगी, पेशेंट को एक्यूट पेन मिलेगा, पेशेंट को पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगी, उसका सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में यदि पेशेंट की स्टोन सीबीडी में आ गई है तो आपको ईआरसीपी करानी पड़ती है। यहाँ पर ईआरसीपी इंडिकेटेड है। देखो, जब तक स्टोन गॉल ब्लैडर में थी, जब तक आप कोलिसिस्टेक्टमी करवा सकते थे, आप पित्ते को बाहर निकलवा सकते थे। बट अब क्या हुआ, अब स्टोन जो है वो आ गई है सीबीडी में। सीबीडी में आने के बाद स्टोन सीबीडी में आने के बाद आपको क्या करानी पड़ेगी, ईआरसीपी। दैट इज क्या, ईआरसीपी आपको बताया था, ईआरसीपी ओरल कैविटी के थ्रू नीचे जाके कैमरा के थ्रू जाकर उस स्टोन को निकालते हैं। ईआरसीपी में कराने के क्या होगा कि जो स्टोन है उसको वो धकेल देंगे पीछे की तरफ, पीछे मतलब जो कॉमन बाइल डक्ट जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है उसको, स्टोन को पकड़ेंगे और उसको कॉमन बाइल डक्ट को पीछे की तरफ रेट्रोग्रेड मोशन में होते 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 उसको सिस्टिक डक्ट या फिर उस या गॉल ब्लैडर में जाके धकेल देते हैं। फिर आपको गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ेगा, मतलब कोलिसिस्टेक्टमी जब भी करानी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर से आ सकती है, वरना है ना, जो फ्लो है वो फिर से उसको ऑब्स्ट्रक्ट करा सकता है, स्टोन को, स्टोन बाइल फ्लो के साथ आकर दोबारा से ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। जो आपकी ईआरसीपी होती है, ईआरसीपी होने के बाद वो एक उसमें स्टंट डाल देते हैं कि जिससे कि कहीं वो स्टेनोसिस डेवलप ना कर जाए या आपस में वो चिपक ना जाए, जहाँ पे थोड़ा सा स्टोन रहती है वहाँ पर थोड़ा सा घाव कर देती है, अल्सर फॉर्म कर देती है कभी कभी। और जब हम उसे रेट्रोग्रेड मोशन में ले जाते हैं तो वो उसको वहाँ पर एब्रेजन हो जाता है, छिल जाता है। एब्रेजन होने से क्या चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पर कहीं आपस में ना चिपक जाए और पूरा पाथ, जो नॉर्मल पाथ है बाइल का, वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर जाए और पता लगा स्टेनोसिस डेवलप हो गई। तो इसीलिए उसमें एक स्टंट डाल देते हैं जिससे कि वो जो डक्ट है उसकी पेटेंसी रहे, वो खुली रहे। अब हम गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन करा लेते हैं। गॉल स्टोन ट्रीटमेंट, गॉल स्टोन ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ज़्यादा है, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, दैट इज़ कोलिसिस्टेक्टमी कराना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके दो कंडीशन हैं, मतलब दो तरीके हैं, या तो हम लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करवा सकते हैं या फिर हम ओपन कोलिसिस्टेक्टमी करा सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में गॉल ब्लैडर को लेप्रोस्कोप की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है, और ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में गॉल ब्लैडर को ओपन मतलब एब्डोमेन पर चीरा लगाकर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर। देखो, गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे गॉल ब्लैडर पे सूजन आ सकती है जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, ब्लॉक्ड बाइल डक्ट भी हो सकती हैं और इन्फेक्टेड बाइल डक्ट भी हो सकती है।
जिसको एक्यूट कोलेंजाइटिस भी कहते हैं, और गॉल ब्लैडर कैंसर। अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर कैंसर, गॉल ब्लैडर मास हो, ज़्यादातर मैंने देखा है गॉल ब्लैडर मास गॉल ब्लैडर कैंसर ही निकलता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट अलग किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बाद। दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।